वेलकम टू लर्नर्स वैली। हमने अपने पिछले लेसन में सेट की डेफिनेशन समझी थी कि सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन क्या होगी, सेट कैसे बनता है। और मैंने कहा था कि हम अगले लेसन में ये देखेंगे सेट को लिखते किस तरह से हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट का जिक्र करना ज़रूरी है कि ये तस्वुर सिर्फ सेट में ही मुमकिन है। सेट के बारे में हमने पढ़ा था, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कि कलेक्शन है सेट, ये बात तो तय थी, चाहे वो वेल डिफाइंड है और फिर ऑब्जेक्ट यूनिक होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेट्स में एक ऐसा कलेक्शन भी होता है जिसमें कोई भी चीज़ नहीं होती। ये कैसा कलेक्शन है जिसमें कुछ नहीं। कलेक्शन के लिए तो ज़रूरी है चीज़ें इकट्ठी की जाएँ, बल्कि एक चीज़ भी सेट नहीं, कलेक्शन नहीं होती। कलेक्शन में तो एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन सेट्स में एक तस्वुर ऐसा है जिसको हम कहते हैं एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब खाली, सेट है, उसकी डेफिनेशन है, लेकिन उसमें कोई मेंबर नहीं है, उसको एम्प्टी या नल सेट कहते हैं। सवाल उठता है, ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंदर कोई मेंबर ही नहीं, वो कलेक्शन कैसे बना? तो मैंने बताया था सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब मिसाल के तौर पे मैं एक सेट की बात कर रहा हूँ कि एक सेट ऐसा बनाया जाए जिसमें उन परिंदों को शामिल किया जाए जिनकी 3 टांगें होती हैं। सपोज देयर इज़ अ सेट, मैं उसका नाम रख रहा हूँ सेट ए, ठीक है। इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ बर्ड्स को, ठीक है, हैविंग 3 legs, कि जिनकी 3 टांगें हों। और आप इसके मेंबर्स अगर ढूंढना चाहें तो आपको अभी तक दुनिया में ऐसी डिस्कवरी नहीं हुई है। डायनासोर्स के ज़माने में तो कुछ ऐसे परिंदों की इमेजेस देखने में आई हैं जिनकी 4 टांगें थी, लेकिन 3 टांगों वाला परिंदे का कोई तस्वुर अभी तक इस ज़मीन पर नहीं देखा गया। तो हम अगर ढूंढेंगे तो हमें ऐसा कोई मेंबर नहीं मिलेगा। डेफिनेशन मौजूद है कि हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं, कौन से बर्ड्स की बात कर रहे हैं जिनकी के 3 टांगें। सो दिस इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, लेकिन इसका हमें कोई मेंबर नहीं मिलेगा। तो लिहाजा ए जो है, डेफिनेशन होने के बावजूद, वेल डिफाइंड होने के बावजूद, इसमें कोई भी एलिमेंट या मेंबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये एक एम्प्टी सेट है। ए इज अ एम्प्टी सेट। या नल सेट है, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं, मैं ये चीज़ आपको आगे बताऊंगा कि एम्प्टी सेट को कैसे लिखा जाता है और सेट को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इस डेफिनेशन के साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ कि कोई चीज़ एम्प्टी सेट भी होती है, हम आगे बढ़ रहे हैं कि सेट को लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं। सो दिस वन, मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। सेट को लिखने के कितने मेथड्स होते हैं? तो सेट को लिखने का जो सबसे बुनियादी मेथड है, जो कि सबसे आसान है और बुनियादी तौर पे पहले इसी को लिखना चाहिए, वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है? इसके नाम से ज़रा डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर। इसमें सेट को डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें सेट के मेंबर्स नहीं शो किए जाते, बल्कि सेट को
डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि मैंने इससे पहले लिखा था कि एक सेट ए है, जो एम्प्टी सेट की मैंने मिसाल ली थी, मैं उसी को यहाँ लिख रहा हूँ। इसको हम डिस्क्राइब कर दें सेट ऑफ बर्ड्स हैविंग 3 legs। इसमें आपको इस वक्त ये नहीं पता चला कि इस सेट के कौन कौन से मेंबर्स हैं, बल्कि जो सेट की डेफिनेशन है उसको हमने लिख दिया है सेट के नाम के साथ। तो हमें वो के सेट के मेंबर्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हमें पता है जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से मेंबर्स इस सेट में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। ये जो इस तरीके से जब सेट को लिखा जाता है तो इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं, और सेट की ये जो शक्ल बनती है इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ ए सेट। जब सेट को डिस्क्रिप्टिव मेथड से लिखेंगे तो ये शक्ल आएगी, इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि सेट को लिखने के लिए, जब हम सेट को लिखते हैं तो उसके लिए एक मखसूस ब्रैकेट्स इस्तेमाल होते हैं जो हमने पहले पढ़े थे। वो ब्रैकेट ये होते हैं। आप लोग इसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए कि ये ब्रैकेट्स सही किस तरह बनाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं ब्रेसेस। ब्रेसेस में सेट को लिखा जाता है। सेट के लिए ये टाइप ऑफ ब्रैकेट मखसूस है, सेट को किसी और ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता। सेट को सिर्फ इन्हीं ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, और जहाँ भी ये ब्रैकेट नज़र आए मैथ्स में तो आपने समझ लेना है कि ये सेट की बात हो रही है, सिवाय अलजबरा के। अलजबरा में सारे ब्रैकेट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं भी आप ब्रैकेट्स ब्रेसेस में कोई चीज़ लिखी हुई देखें तो समझ जाएं कि सेट की बात हो रही है, ये मखसूस है सेट के लिए। तो इस तरह से चूँकि ब्रेसेस का मतलब ही सेट होता है, तो हमारे लोकल सिस्टम में ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन इंटरनेशनली ये लफ्ज़ सेट ऑफ को नहीं लिखा जाता, और उसके बजाय एक आसान तरीका अख्तियार किया जाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। वो भी मैं बता रहा हूँ आपको कि ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, और ये वर्ड सेट ऑफ हटा दिया जाता है डेफिनेशन में से, क्योंकि ब्रेसेस का मतलब ही सेट है। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, इस चीज़ को हटा देंगे, क्या लिखेंगे, बर्ड्स। इसका मतलब ये कि दिस इज अ सेट ऑफ बर्ड्स हैविंग 3 legs, और फिर यहाँ पे हम ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। तो ये दोनों एक ही चीज़ है और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन यकीनन इसमें आसानी है लिखने में कि हम सेट ऑफ वर्ड को लिखने के बजाय हम ब्रेसेस का इस्तेमाल कर लेंगे, और उसका मतलब यही है सेट ऑफ। तो इसको लिखना आसान हो गया। तो ये भी एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है जो कि हमारे लोकल सिस्टम में कम इस्तेमाल होती है, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसे कोई गलत नहीं कह सकता। तो आई विल प्रेफर, मैं अपने बच्चों को सजेस्ट करूँगा, टीचर्स को सजेस्ट करूँगा कि बच्चों को ये तरीका सिखाएं। ये आसान है और ये बेहतर तरीका है। तो सेट को लिखने का जो पहला तरीका हमारे सामने आया वो ये है, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। और डिस्क्रिप्टिव मेथड से जब हम सेट को लिखते हैं तो वो बन जाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसकी बहुत सारी मिसालें हम करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं उससे पहले आपको दूसरे मेथड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। दूसरा तरीका सेट को लिखने का, दैट इज कॉल्ड टेबुलेशन मेथड। टेबुलेशन मेथड, टेबुलेशन करना, टेबुलेट करने का मतलब चीज़ को नंबरों की शक्ल में क्लियरली बयान कर देना, बगैर डिटेल्स के, बगैर किसी तफसील के, डेटा की फॉर्म में लेके आना। नाउ हम जब सेट को उस शक्ल में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पहली मिसाल जो हमारे पास है वो सेट ए की, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। मैं उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहा हूँ
कि ये बर्ड्स हैं हैविंग 3 legs। अभी मैं इसकी आपको शक्ल नहीं बताऊंगा कि इसको इसका जो एम्प्टी सेट है इसको कैसे लिखा जाएगा। इसको भी हम टेबुलेशन मेथड से लिखना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और मिसाल ले रहा हूँ। यहाँ पे एक सेट है बी, इसके अंदर मैं एक सेट डिस्क्राइब कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स ये सेट बी है, इसका डिस्क्रिप्शन है नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। इस सेट में क्या सारे नेचुरल नंबर्स हैं? तो पहली बात तो ये कि नहीं, इसमें से वो नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 5 से छोटे हैं। अगर हमें सारे नेचुरल नंबर्स लेने हैं तो फिर हम लिखते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो फिर तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक सब इसमें आ जाते हैं। लेकिन चूंकि बात नेचुरल नंबर्स की हो रही है, अगर आपको नेचुरल नंबर्स मालूम नहीं है तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते। सो यू मस्ट नो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सो मैं क्विकली रिकैप कर रहा हूँ। नेचुरल नंबर से मुराद क्या है? हमारी नेचुरल नंबर से मुराद है n, और ये नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड ऑन। ये नेचुरल नंबर्स हैं। सेट बी नेचुरल नंबर्स का सेट है और इसमें 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स लेने हैं। देखिए इसमें नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ये 5 6 7 8 आगे बड़े नंबर हैं। 5 से छोटे नंबर्स वो हैं जो 5 से इस तरफ लिखे हुए, तो वो नंबर्स हैं 4 3 1 2 एंड 1। अगर मैं इस सेट को टेबुलेशन मेथड से सेट बी को लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? बी इसका नाम है, वो चेंज नहीं होगा, ये वाले ब्रेसेस भी ऐसे रहेंगे, लेकिन यहाँ हम उन मेंबर्स को लिख देंगे इस तरह से कि 2 मेंबर्स के दरमियान कॉमा लगाएंगे। ना पहले कॉमा होगा ना बाद में कॉमा होगा, आखिर में सिर्फ 2 मेंबर्स के दरमियान में कॉमा होगा। तो वो कौन कौन से नंबर्स हैं? 1 2 3 एंड 4। ये वो नेचुरल नंबर्स हैं जो 5 से छोटे हैं। नेचुरल नंबर्स में बाकी सारे नंबर या तो 5 है, 5 के इक्वल है, या 5 से बड़े हैं। अहम बात यह है कि ये 2 मेंबर्स हैं, इनके दरमियान में कॉमा है। ये 2 मेंबर्स हैं, इनके दरमियान में कॉमा है। ये 2 मेंबर्स हैं, इनके दरमियान में कॉमा है। ना शुरू में कोई निशान लगाया जाएगा, ना आखिर में कोई फुल स्टॉप लगाया जाएगा, ना ही कोई कॉमा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ 2 मेंबर्स के दरमियान में कॉमा लगाया जाएगा। ये सेट की जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सेट के बारे में कि सेट में जब मेंबर्स लिखे जाते हैं तो उसकी तरतीब की कोई अहमियत नहीं होती। मेरी मुराद ये है कि मैंने इसको 1 2 3 4 एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। इस ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम अपनी सहूलत के लिए तो इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन मैं अगर बी सेट को इस तरह लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ। इसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों सारे के सारे जवाब सही होंगे। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ 4 3 2 1 तो ये भी सही है। मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 2 4 1 3, ये सब के सब सेट बी हैं। इसी तरह मैं इसको और भी मुख्तलिफ तरतीब से लिख सकता हूँ। बहुत सारी तरतीबें मुमकिन हो सकती हैं कि 3 1 4 2, ये मेंबर्स ये तमाम के तमाम सेट बी हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेंबर्स की तरतीब अगर बदल दी जाए तो सेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द ऑर्डर ऑफ द मेंबर्स। सेट का सेट के मेंबर्स की तरतीब से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सारे के सारे सेट बी हैं, जिस तरह चाहे लिख दें, ठीक है। तो ये है टेबुलर फॉर्म
या टेबुलेशन मेथड। किसी भी सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखने का मतलब है हमें उस सेट की डेफिनेशन में से उसके मेंबर्स ढूंढने हैं और उन मेंबर्स को ब्रेसेस में लिखना है, इस तरह से कि दो मेंबर्स के दरमियान में कॉमा लगाया जाएगा और इसके अलावा कोई पाबंदी नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। ये सारे के सारे सेट्स बराबर हैं, सेम है, सब के सब ये सेट बी हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक सेट ए लिखा हुआ है जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की कि ये एम्प्टी सेट है। अगर इसको हम टेबुलेशन मेथड से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एम्प्टी सेट क्यों है? क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें कह रही है कि उन बर्ड्स के नाम लिखें जिनकी 3 टांगें होती हैं, और इस वक्त इस ज़मीन पर ऐसा कोई बर्ड मौजूद नहीं है कि जिसकी 3 टांगें हों। लिहाजा ये डिसाइड हो गया कि ये एक एम्प्टी सेट है। अब सवाल ये कि इस एम्प्टी सेट को लिखेंगे कैसे? तो याद रखिएगा, एक जो सबसे बुनियादी और एक लॉजिकल तरीका है एम्प्टी सेट को लिखने का, वो ये है कि हम सेट है तो हमें ब्रेसेस तो बनाने पड़ेंगे, लेकिन हम इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे, तो ये एम्प्टी सेट है। बिल्कुल याद रखें, अगर इसमें एक नुक्ता भी लगा दिया तो वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। एम्प्टी का मतलब बिल्कुल खाली, कुछ नहीं। तो एक तरीका तो ये है, विच इज़ अ वेरी लॉजिकल मैथड। लेकिन क्या होता है कि खाली ब्रैकेट्स लगाने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर वो इसके अंदर कुछ बना देते हैं, या गलती से इसमें कुछ अगर निशान भी लग जाए तो वो सेट का मेंबर बन जाएगा, फिर वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैथमेटिक्स में एक निशान इस्तेमाल होता है जो कि इस तरह का है कि एक ओवल लिया जाता है और इस ओवल को ऐसे क्रॉस कर देते हैं। किताबों के अंदर ये निशान इस तरह का होता है, देखिएगा ज़रा किताब में किस तरह का देखने को मिलेगा आपको। और ये प्रिंटिंग की मजबूरी की वजह से, अच्छी किताबें, अच्छे पब्लिशर की किताबें होंगी तो आपको निशान ऐसा ही मिलेगा, लेकिन किताबों में निशान ऐसा है, दायरा बना के उसको क्रॉस कर दिया जाता है, जो कि गलत नहीं है। लेकिन इसका जो असल शेप है वो ऐसा है कि एक आपने ओवल शेप लेना है और उसको दरमियान से एक ओब्लिक लाइन से क्रॉस कर देना है। अब ये है क्या? ये बात तो समझ में आ गई कि इसका मतलब एम्प्टी सेट है। अब इसके अंदर कोई खुदा न खास्ता हम ब्रेसेस नहीं बनाएंगे। अगर ब्रेसेस बना देंगे, सपोज मैं इसमें ब्रेसेस बना दूं, तो क्या ये अब एम्प्टी सेट है? नहीं, इसलिए कि अब ये निशान जो है इस सेट का मेंबर बन चुका है। तो ब्रेसेस लगाने, एम्प्टी सेट के लिए अगर हम ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर कुछ नहीं होगा। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम ये निशान इस्तेमाल करें, तो फिर ये निशान इस्तेमाल करेंगे सिर्फ, और इसका मतलब एम्प्टी सेट है। अब ये निशान क्या है? एनी हाउ, बट वी बी श्योर कि ये एक निशान एम्प्टी सेट के लिए, दोनों निशानात एम्प्टी सेट के लिए, मैं ये ब्रैकेट नहीं बना रहा, इससे कन्फ्यूजन फैलेगी। ये दोनों निशान एम्प्टी सेट के हैं। अब सवाल ये कि ये निशान है क्या? तो ये निशान जो है ये एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है। इससे पहले भी हमने एक ग्रीक अल्फ़ाबेट देखा, एप्सिलॉन, जो कि बिलोंग्स टू के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रीक अल्फ़ाबेट है और इसका नाम है फाई। ग्रीक में इस लेटर को फाई कहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में इसको क्या कहेंगे? जब इसे इस तरह लिखा जाएगा तो इसे कहेंगे नल सेट या एम्प्टी सेट। लेकिन एक्चुअली ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में से निशान लिया गया है, ग्रीक लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, और इसका नाम है फाई। तो ये सेट्स को लिखने का दूसरा तरीका है जिसे कहते हैं टेबुलेशन मेथड। मैं तीसरे तरीके को मुतारिफ़ करा देना चाहता हूँ ताकि हम फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएं और देखें कि आपकी किताब में किस तरह के सवाल दिए गए हैं और कुछ सवाल को हल करने की कोशिश करें। सो द थर्ड मेथड वी आर गोइंग टू लर्न, उसे कहते हैं सेट बिल्डर्स
नोटेशंस इसमें सेट को बनाया जाता है। बिल्डर का मतलब तामीर करने वाले, बनाने वाले। नोटेशंस फॉर्म, इसमें फॉर्म का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर लग सकते हैं, ये मेथड भी कह सकते हैं। सेट बिल्डर्स नोटेशंस मेथड, ये मेथड वो है जिसमें सेट को तामीर किया जाता है, बिल्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नोटेशंस। ये नोटेशंस, नोटेशंस का मतलब होता है सिंबल्स, वो अलामतें जो हमने सीखी पहले, उन अलामतों की मदद से जब हम सेट को लिखेंगे तो फिर वो सेट कराएगा सेट बिल्डर नोटेशन। ये एक तरह की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, लेकिन और इसमें मेंबर्स शो नहीं किए जाते, लेकिन डिस्क्रिप्शन लिखा नहीं जाता, डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, बल्कि हम उसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना पुरानी एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे वापस। सेट बी था मेरे पास, जो कि मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था कि दीज आर नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। दिस इज द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इस सेट को अगर मैं इसे टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो मैं वो भी साथ ही लिख दे रहा हूं उसके कि इसके मेंबर्स थे 1 2 3 एंड 4, 4 मेंबर्स थे इसके अंदर। अब मैं इसे अगर सेट बिल्डर नोटेशन से लिखना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सो लेट मी बी क्लियर है कि ये जो है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये जो है टेबुलर फॉर्म है, और अब हम जो बनाने जा रहे हैं वो सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म होगी। अब वो कैसे बनेगी उसके लिए पूरा एक प्रोसेस है विच आई एम एलॉबरेटिंग। हम उसमें क्या करते हैं कि जो सेट के मेंबर्स हैं वो चाहे ये हैं चाहे इस शक्ल में दिए हुए हों, हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि उस सेट के मेंबर्स को, कि क्योंकि वो वेरिएबल है, हमें नहीं मालूम वो मेंबर्स क्या हैं, तो हम क्या सपोज करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इस सेट को ले रहा हूँ, इसके अंदर मेंबर्स हैं 1 2 3 4, लेकिन हम इन नंबर्स को यहाँ नहीं लिखेंगे। ये तीसरा मेथड जो है इन दोनों से मुख्तलिफ है। इसमें ना ये मेंबर्स लिखे जाएंगे ना ही ये डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी। एक्चुअली इसमें ये डिस्क्रिप्शन को हम सिंबल्स की मदद से लिखेंगे। व्हाट इज़ दिस? तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस सेट के मेंबर जो हैं वो एक्स हैं, कुछ भी सपोज किया जा सकता है, एक्स वाई जी वट एवर यू वांट, एक्स है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सेट बी जो है इसके मेंबर्स एक्स हैं। अब सवाल ये है कि एक्स तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, एक्स से आपको क्या पता चलेगा? अगर खाली ये चीज़ लिखी हुई आपके पास है तो आप क्या समझेंगे एक्स क्या चीज़ है? फिर हम क्या करेंगे, हम इस, क्योंकि हमने एक्स सपोज किया है कि बी के मेंबर्स एक्स हैं, ये सेट बी के अंदर एक्स हैं जो मेंबर्स हैं, तो हमें अब एक्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके लिए हम सबसे पहले ये लाइन लगाते हैं, इसका मतलब है सच दैट। लेकिन मैं फिर वजाहत कर दूं कि अगर आप इंटरनेशनल बुक्स देखेंगे तो वहाँ आपको ये लाइन नहीं मिलेगी, वहाँ पे इस तरह कॉलन का निशान लगाया था, कॉलन, 2 डॉट्स लगाए जाते हैं, इसका मतलब वही होता है सच दैट। मैं अपने टीचर्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी, किताब में नोटेशन दी गई है, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर बताएं कि ये भी वही मतलब रखता है, लेकिन ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। हमारे पास दकियानूसी तरीके से जो पढ़ाया जा रहा तरीका जो सैकड़ों सालों से वैसे ही चला आ रहा है। एनी हाउ, तो मैं आपकी किताब पे वापस आ रहा हूँ और वही निशान इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आपकी किताब में दिया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कॉलन का मतलब भी यही है, एक्स। अब हमने ये अस्यूम कर लिया कि सेट बी का मेंबर एक्स है, एक्स इसके मेंबर्स हैं जो भी हैं। अब एक्स क्या चीज़ है? अब हम बी को छोड़ चुके हैं, अब हम एक्स पे आ गए। एक्स क्या चीज़ है? तो अब डेफिनेशन में देखिए, एक्स क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। ये जो सेट के मेंबर्स हैं ये कहाँ से आए हैं, किससे ताल्लुक़ रखते हैं?
ये ताल्लुक़ रखते हैं नेचुरल नंबर से। अब याद रखें, पहली बात तो ये कि ताल्लुक़ रखने का निशान क्या है, ये मैं बता चुका हूँ, दैट वाज एप्सिलॉन, इट्स मीन बिलोंग टू। और नेचुरल नंबर्स का निशान क्या है, क्योंकि हम सिंबल्स की बात कर रहे हैं, इन दोनों निशानात को यहाँ इस्तेमाल करना है कि हमने पहले तो सपोज कर लिया बी के मेंबर एक्स हैं, इसका मतलब एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अगर हम इसको इतना ही लिखेंगे तो ये बात तो समझ में आ गई कि सेट बी में नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम यहाँ तक अगर इसको छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि सेट बी में सारे नेचुरल नंबर्स हैं। एक्स क्या है, एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, कि इसमें सारे ही नेचुरल नंबर्स आ गए। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, हमें इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना है ताकि पता चल सके कि इसमें सारे नेचुरल नंबर नहीं हैं, बल्कि कहाँ तक हैं, लेस देन 5। अब हमें एक और कंडीशन देनी है, एंड। सिर्फ ये कंडीशन से काम नहीं चलेगा, हमें दूसरी कंडीशन भी चाहिए, तो हम फिर ये निशान इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है एंड। पहली कंडीशन तो बताई कि एक्स नेचुरल नंबर है, लेकिन ये इनफ नहीं है, हमें और बताना है, तो हम एंड लिखेंगे। एंड के बाद बताएंगे कि खाली नेचुरल नंबर नहीं बल्कि एक बात और भी शामिल है, वो क्या है कि x छोटा है, x इसके मेंबर्स हैं। अब x के बारे में हम x को एक्सप्लेन कर रहे हैं, x क्या है, x नेचुरल नंबर है और x जो है वो 5 से छोटा है। इसका भी सिंबल हम देख चुके हैं कि x इज़ लेस देन 5। यही सेट जो ये है, यही सेट ये है, ये सेट बन गया सेट बिल्डर नोटेशंस फॉर्म। इसमें हमने सेट का कोई मेंबर नहीं शो किया, एक्चुअली हमने सेट बी को डिस्क्राइब किया है, मगर डिस्क्राइब करने के लिए हमने इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज़ की है, ज़बान नहीं इस्तेमाल की, हमने मैथ्स के निशानों को इस्तेमाल किया है, सिंबल्स को इस्तेमाल किया है या नोटेशंस को इस्तेमाल किया है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। ये 3 तरीके हैं सेट को लिखने के। अगर मैं ये कहूँ कि जो हमने सेट ए, मैं उन्हीं 2 सेट्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ। सेट ए था सेट ऑफ बर्ड्स हैविंग 3 लेग्स। अगर मैं उसको इस शक्ल में लिखना चाहूँ, क्योंकि उस सेट को जब हमने इस शक्ल में लिखने की कोशिश की थी तो वो क्या बन गया था, 5। अब अगर उसको इस शक्ल में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो वो क्या बनेगा। मैं उस सेट ए को दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ और उस सेट ए को हम तीनों फॉर्म में लिखकर देखेंगे कि वो क्या बनता है। आई एम गोइंग बैक टू सेट ए। अब हमें तीनों मेथड्स आ चुके हैं। सो सेट ए क्या था, हमने उसकी एक डेफिनेशन सेट की थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि दीज आर दी बर्ड्स, ऑल बर्ड्स। कंडीशन क्या थी, हैविंग 3 लेग्स। जब हमने इसको, ये तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, जब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहा तो ये क्या बन गया, एम्प्टी सेट। मैंने आपको कहा आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि इन ब्रैकेट्स ब्रेसेस को बनाने के बजाय अब हम प्रैक्टिस कर लें कि एम्प्टी सेट को लिखने के लिए हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे कि हम एक ओवल बनाएंगे और उस ओवल को क्रॉस कर देंगे, 5 बना देंगे। इस 5 का मतलब भी एम्प्टी सेट है। अब तीसरा मेथड जो है सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, इसी सेट ए को सेट बिल्डर नोटेशन से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे कि हम इसके मेंबर्स को सपोज कर लेंगे कोई एक वेरिएबल से। इसको एक डिफरेंट वेरिएबल लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं कि
सेट ए के मेंबर्स y हैं। अब y को हमें एक्सप्लेन करना है, इसके लिए एक लकीर लगाएंगे, ऑब्लिक लाइन, इसको हम कहते हैं सच दैट। अब y क्या चीज़ है, इसको इलाबोरेट करने जा रहे हैं। y इज अ बर्ड। y क्या है, y एक बर्ड है। इज़ दैट इनफ? अगर हम यहीं पे छोड़ देंगे तो इसका मतलब दुनिया में जितने भी बर्ड्स हैं उन सब के सब को हमें इस सेट में शामिल करना पड़ेगा। तो नेचुरली हमारे पास, हमने सारे बर्ड्स को शामिल नहीं किया, हमने कुछ मखसूस एक बर्ड की बात की है, वो बर्ड जिनकी 3 टांगें हैं। तो इसका मतलब हमें एक कंडीशन और भी बतानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे एंड हैविंग 3 legs। चूँकि सिंपल नंबर नहीं है तो इनको उस नंबर्स की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है कि इसकी दोनों कंडीशन हमने बताई हैं कि सेट ए के मेंबर्स y हैं। y क्या है, y एक बर्ड है। सवाल ये कि कौन सा बर्ड है, तो हमें फर्दर एंड हमने एक्सप्लेन किया कि हैविंग 3 legs, वो बर्ड है जिसकी 3 टांगें हों। दैट इज़, ये सेट ए इस शक्ल में आ चुका है। अगर हम इसे टेबुलर फॉर्म में ले जाना चाहेंगे तो ये बन जाएगा कि ऐसा हमें कोई भी बर्ड नहीं मिला जिसकी के 3 टांगें हों, लिहाजा ये एम्प्टी सेट है, ये नल सेट है। लेकिन इसको हम तीनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर नोटेशन। आफ्टर लर्निंग दिस we are in a good position to start first exercise, that is exercise in class 10th book। ये जो चैप्टर है that is 17th चैप्टर और एक्सरसाइज है 17.1। तो मैं कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स आपके सामने करूँगा ताकि आप लोग इस एक्सरसाइज को खुद से कर सकें। मेरा मकसद एक्सरसाइज हल करके देना नहीं है, मैं आपको इस काबिल बनाना चाहता हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज खुद करें। एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए होती है, टीचर का काम समझाना है, बच्चों को फिर उस एक्सप्लेनेशन की मदद से उस एक्सरसाइज को करना चाहिए। एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। दिस इज सिंटैक्स बुक बोर्ड में क्लास 10 की मैथ्स की किताब है। दिस इज मैथ्स क्लास 10th है, सिंटैक्स बुक बोर्ड की किताब है, चैप्टर 17 है एंड द एक्सरसाइज is 17.1 and this is on page number 5. Okay, so question number 1, it says write the following sets in tabular form। तो जो आपको सेट्स दिए गए हैं या तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए हैं या सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, आपको उन्हें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पहला सेट है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3। मैं सिर्फ एक लफ्ज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है बिटवीन। बिटवीन क्या चीज़ होती है, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ। सो इस सेट का नाम यहाँ पर ए है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा पूरा। सेट ए, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ए, मैं सेट ऑफ का लफ्ज़ नहीं लिख रहा हूँ इसलिए कि मेरी नज़र में ज़रूरी नहीं है। ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and +3, दिस इज द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये बिटवीन का मतलब क्या होता है, अब हम इसमें कौन से मेंबर लेंगे। सबसे पहली बात, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, क्विकली रिकॉल। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय z, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। जब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हमें, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें इसके मेंबर्स को जो कि यहाँ पे मिलेंगे हमें उनको ढूंढ के यहाँ लिखना है जो इंटीजर्स के अंदर मौजूद है।
सवाल ये है बिटवीन वो मेंबर्स लेने हैं जो -3 और +3 के दरमियान में आ रहे हैं। वो तो मुझे समझ में आ गया कि कौन से आएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे -2 आ रहा है दरमियान में, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। माई क्वेश्चन इज, क्या इस सेट में -3 और +3 को भी हम शामिल करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि ये लिखा हुआ है बिटवीन। बिटवीन का मतलब है दरमियान। हमें सिर्फ वो नंबर लेने हैं जो कि दरमियान में आ रहे हैं। किसके दरमियान में आ रहे हैं? -3 एंड +3 के जो दरमियान में आ रहे हैं वो नंबर ये हैं। हमें सिर्फ इन नंबर्स को लेना है। -3 और +3 सेट में नहीं आएंगे, क्योंकि लफ्ज़ आ रहा है बिटवीन, जो दरमियान में आ रहे हैं। सो इसमें सिर्फ यही वाले मेंबर्स आएंगे। इसमें से 5 मेंबर्स होंगे, -2, -1, 0, +1 एंड +2। सवाल ये कि इस सेट को किसी और तरह लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। मैं चाहूँगा कि उसकी भी एक मिसाल दे दूँ आपको। अगर इसमें ये लिखा होता, अगर इस वक्त नहीं है इसके अंदर, अगर यहाँ बिटवीन के बजाय ये लिखा होता फ्रॉम -3 टू +3। फ्रॉम का मतलब हमें स्टार्ट करना है -3 से और उसको ख़त्म करना है +3 तक, टू +3। तो फिर इस सूरत में हमें -3 को भी शामिल करना पड़ता और +3 को भी शामिल करना पड़ता। तो ये वर्ड्स जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं वो बहुत समझ के और देखभाल के करने चाहिए, ठीक है। इसको अब आप करेंगे। इसके अंदर कंपोजिट नंबर्स की बात हो रही है, <11। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। 11 कंपोजिट नंबर नहीं है। सवाल लिखने वाले ने 11 से छोटे मांगे हैं, क्योंकि कंपोजिट नंबर में 11 मौजूद नहीं है, तो आप 11 से लेस क्यों कह रहे हैं? आपको कोई कंपोजिट नंबर देना चाहिए। तो ये सवाल बहुत एहतियात लेकिन किया जा सकता है, लेकिन लॉजिकली तो बहुत अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे कुछ सेट्स लिखे हुए हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको टेबुलर फॉर्म में उनको लिखना है। लेकिन एक तो प्राइम नंबर की बात हो रही है, एक ऑड नंबर्स की बात हो रही है। मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग खुद करेंगे इसको। और यहाँ पे एक बात हो रही है सेट ई में, पार्ट 5 का सेट ई है, उसको मैं करना चाह रहा हूँ। ये थोड़ा सा यूनिक है, अच्छा लग रहा है, इसको समझना चाहिए। इस सेट का नाम है ई, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, और ये कहते हैं कि इसके मेंबर्स हैं Z। टाइपिंग का Z अलग होता है, राइटिंग का Z इस तरह होता है। जब आप लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। टाइपिंग में Z इस तरह लिखा है, टाइप किया जाता है, लेकिन वो राइटिंग का Z नहीं है। आप जब लिखेंगे तो Z इस तरह लिखेंगे, सच दैट Z बिलोंग्स टू R। R का क्या मतलब होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर लिखा है एंड Z स्क्वायर इज इक्वल टू 121। रियल, R का मतलब है रियल नंबर्स, कि Z सेट E के मेंबर्स हैं Z, और Z रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स के बारे में हम जानते हैं कि रियल नंबर्स की लिस्टिंग नहीं की जा सकती। दो नंबर्स के दरमियान भी इनफिनिट रियल नंबर्स होते हैं। अगर इसे यहाँ पर ही छोड़ दिया जाता तो ये सेट को हम लिख नहीं सकते टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि इनफिनिट रियल नंबर्स होते हैं 2 डिजिट्स के दरमियान, तो नामुमकिन है। लेकिन यहाँ उन्होंने दूसरी कंडीशन दे दी कि Z स्क्वायर इज इक्वल टू 121, और जबकि E के मेंबर्स क्या हैं? Z हैं। तो ये जो इक्वेशन यहाँ दी गई है, हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर E के मेंबर्स लिखेंगे। ये हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। हमें दिया गया है Z स्क्वायर इज इक्वल टू 121, जबकि E के मेंबर जो है Z है, तो हमें Z की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। Z की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर दिया हुआ, Z स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है। इसको हम ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे। एक बार याद रखें, जब स्क्वायर रूट लगाया जाता है तो उसके साथ हमें
प्लस माइनस के साइन लगाए जाते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट निकलता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि अभी तक मैं एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने। इंशाल्लाह क्लास 9th के अंदर मैं इस कॉन्सेप्ट पर तफसील से बात करूँगा। सो आपको अगर समझना हो तो 9th क्लास का लेसन देखिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और z की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 121 किसका स्क्वायर है आप लोग जानते हैं, दैट इज़ 11। सो इट विल बी 11 टाइम्स 11 इज़ 121। सो ये आएगा 11। तो जब हम इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे ई को, तो इसके अंदर दो मेंबर्स आएंगे सिर्फ, एक होगा नेगेटिव 11, दूसरा होगा पॉजिटिव 11। सेट में इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, मेंबर्स को मिलाकर नहीं लिखते। सेट के दो मेंबर्स हैं तो उनके दरमियान कॉमा लगा के उन्हें अलग अलग शो करना चाहिए। तो सेट ई जो कि बहुत खौफनाक शक्ल में लग रहा है क्योंकि रियल नंबर्स की बात हो रही है, लेकिन जो दूसरी शर्त है उसने हमारे मसाइल को आसान कर दिया और बता दिया कि जेड में क्या मेंबर्स होंगे। सो इन दिस वे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। से राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं आपको उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आप इसको कोशिश करेंगे, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। मैंने एम्प्टी सेट की एक एग्जांपल दी थी द सेट ऑफ वर्ड्स हैविंग 3 लेग्स। अब आप सोचेंगे इसी तरह की आप डेफिनेशंस लिखेंगे, 5 डेफिनेशंस जिसमें जो एम्प्टी सेट हो जिसका कोई मेंबर आपको ना मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4 क्लासीफाई द फॉलोइंग एज। यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं। आप क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 को कर सकते हैं खुद से जितनी एक्सप्लेनेशन अब तक दी गई है, और बाकी के काम के लिए अगले लेसन में हम शुरू करेंगे कि और कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए रिक्वायर्ड है। थैंक यू वेरी मच।